अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों सी पैक के अंदर इस वक्त एक प्रिपरेशन प्लान किया जा रहा है और ये प्लान कुछ इस तरह से बनता है कि एग्रीकल्चर का जो शोबा है इसको अब सी पैक के अंदर लेकर आना है, क्योंकि हम काफ़ी अर्जे से सुन रहे हैं कि सी पैक के अंदर अब एग्रीकल्चर के शोबे की तरफ ध्यान दिया जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है ध्यान बातों के अंदर तो नहीं दिया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है प्रोजेक्ट ही बनाए जाएंगे। तो किन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाना है सी पैक के अंदर, सी पैक के फ्रेमवर्क के अंदर किन प्रोजेक्ट को रखा जाना है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हों, इस तरह का एक प्लान प्रीपेड किया जा रहा है इस सेक्टर के अंदर इस वक्त। इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ मज़ीद डिटेल दे देता हूँ। इसमें किन चीज़ों को कवर किया जाएगा। इसमें एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को कवर किया जाएगा कि टेक्नोलॉजी चाइना से ट्रांसफ़र हो। इसके अलावा सीड को कवर किया जाएगा, जो आपको पता है एग्रीकल्चर सीड के ऊपर ही तो होती है। आपको पता है कि यील्ड की मकदार को बढ़ाने के लिए ही एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें कम से कम एरिया के अंदर प्रोड्यूस की जा सकें, जिससे फिर यील्ड ज़्यादा पैदा होती है और ज़रूरत भी, और जो किसान है, फार्मर है, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है, जिससे उनके हालात भी बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए सीड को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा ओवरऑल अगर देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों पूरा एक मेकनिज़म बनाया जाएगा और ये सब कुछ सबसे पहले फेडरल कैबिनेट अप्रूव करेगी, ये बात आप याद रखें। एंड पर दोस्तों इसके अंदर प्रोजेक्ट को रखा जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि ये सीड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये तो एक चीज़ बन जाती है जो कि चाइना हमें दे देगा, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान बनाना चाहेगा। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि एग्रीकल्चर के शोबे को लेकर कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहेगा, अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर कोई नया इंस्टीट्यूट बनाना चाहेगा, कोई रिसर्च सेंटर बनाना चाहेगा, तो वो प्रोजेक्ट बन जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान इस तरह के और भी कई किस्म के प्रोजेक्ट सी पैक के अंदर इंक्लूड कर पाएगा। तो इसी को लेकर एक प्लान तरतीब दिया जा रहा है जो कि बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज स्टेशन और मीट प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि ये भी बनाई जाएंगे सी पैक के अंडर। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो लाइफ स्टॉक का शोबा है ये एग्रीकल्चर के साथ साथ ही चलेगा, और बल्कि एग्रीकल्चर के अंदर ही ये शोबा आ जाता है सब कैटेगरी के अंदर लाइफ स्टॉक का। तो इस काम को भी लेकर साथ साथ चला जाएगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान जो मीट प्रोसेसिंग है इसके अंदर कहां तक जा सकता है। मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि लाइफ स्टॉक के अंदर भी काफ़ी तरक्की कर सकता है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ, और ये कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड बैंक भी एक प्रपोजल पाकिस्तान के लिए तैयार कर रहा है, प्रीपेड कर रहा है। ये दोस्तों कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का प्रपोजल होगा और इसे टारगेट किया जाएगा पंजाब को लेकर। पंजाब की जो गवर्नेंस है इसे बेहतर किया जाएगा और 4 की सेक्टर को टारगेट किया जाएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये एक मीटिंग हुई है वर्ल्ड बैंक के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को लेकर, और इसके जो ऑफिशियल्स हैं वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने मुलाकात की है पंजाब के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ। तो वहाँ ये डिस्कशन की गई है और ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है। इसमें दोस्तों ये कौन से 4 पॉइंट बनती हैं, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। एक दोस्तों 5G बनता है, दूसरा गर्ल्स एंड बॉयज़ एजुकेशन, तीसरा हेल्थ, और चौथा ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान। तो ये 4 शोबाजात बनती हैं जिनको लेकर काम किया जाएगा और ये 5 साल का प्लान होगा। तो ये वर्ल्ड बैंक की जानिब से प्रपोजल दिया गया पंजाब की गवर्नमेंट को और पंजाब के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है उनको। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है वो और भी बहुत सारे काम करता रहता है, हर साल करता है, वो कर्जा देता रहता है, कर्जा उन्हें वापस होता रहता है। ये एक सिस्टम है वर्ल्ड बैंक के साथ जो कि पाकिस्तान का चलता रहता है। तो वो मुख्तलिफ छोटे मोटे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करते रहती हैं, और वो जब मुकम्मल होती हैं तो उसे फिर पाकिस्तान की ग्रोथ में भी इजाफा होता रहता है। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काम किया जाएगा, और यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। और इसमें जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 5 साल का ये प्लान होगा, और 5 सालों के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप इसे कह सकती हैं, ये कोई 25 लाख नौजवानों को ट्रेन किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर।
अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि पंजाब की गवर्नमेंट की जानिब से जो रिफॉर्म किए जा रही हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, इसे बेहतर किया जा रहा है। और ये बेहतर इस तरह किया जा रहा है कि इसकी एक एप्लीकेशन बना दी गई है और वो एप्लीकेशन के तहत जो कुछ रिफॉर्म ये कर रही हैं ये लोगों तक भी पहुँचा रही हैं अब एप्लीकेशन के ज़रिए। और पूरा एक क्राइटेरिया, एक डैशबोर्ड बना दिया गया है इस एप्लीकेशन के अंदर, ताकि लोग भी ये जान पाएँ कि आखिर क्या कुछ नहीं किया जा रहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। बेसिकली दोस्तों ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा और लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी बिज़नेस के बारे में और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के बारे में और किस तरह स्टार्टअप लिया जाए, ठीक है ना। एक अगर आदमी, एक शख्स, एक नौजवान अगर कारोबार स्टार्ट करना चाहता है तो उसे स्टार्टअप किस तरह लिया जाना चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरिया को फिल करना चाहिए, किस तरह बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए, ये सब कुछ मेरे ख्याल से कवर किया गया होगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ और ये है कि एक्निक की जानिब से अभी कुछ ही दिन पहले तकरीबन 13.3 अरब रुपए HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन का जो एडवांस डेवलपमेंट और स्किल प्रोग्राम है, इसके अंदर ये पैसे मंजूर कर लिए गए हैं ताकि बच्चों को एडवांस स्किल सिखाए जा सकें। और जो डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के तहत होती है, एडवांस स्किल सिखाई जाती हैं, बाहर बच्चों को भेजा जाता है, उसके तहत ये पैसा जारी किया गया है। अब दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उस साइड की तरफ मैं चलता हूँ और इसका आगाज़ करता हूँ। और दोस्तों ये है पाकिस्तान ने कितना कर्जा वापस किया, क्योंकि कई बार दोस्त पूछते हैं कि भाई आप ये भी बताया करो कि कर्जा वापस कितना किया। असल में अब हर चीज़ आपको पता है कि एक ही वीडियो के अंदर नहीं दी जा सकती, तो मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ मालूमात आ जाती है। तो आज मैं आपको यही बताता हूँ। तो दोस्तों ये अपर हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कशन सामने आई और वहाँ इस तरह की रिपोर्टें सबमिट होती रहती है कि कर्जा कितना लिया, कितना वापस लिया, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रही हैं, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होती हैं वो वहाँ ये इंफॉर्मेशन सबमिट करवाती हैं बाकायदा डॉक्यूमेंट की सूरत में, जो कि मुतलका जो अदारा होता है उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती हैं। तो अब दोस्तों यहाँ जो इंफॉर्मेशन सामने आई है वो ये आई है कि पिछले 2 सालों के दौरान 16.4 अरब डॉलर का एक्सटर्नल डेट या लोन वापस किया गया है, जबकि डोमेस्टिकली देखा जाए तो 2 सालों के अंदर तकरीबन 20 ट्रिलियन रुपीस या अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 19.9 ट्रिलियन रुपीस को वापस किया गया है। अब दोस्तों अगर आप डोमेस्टिक लोन को एक तरफ रखते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक लोन इसी तरह के होती हैं, बड़ी मकदार के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ जो मसला रह जाता है वो रहता है एक्सटर्नल लोन का। तो एक्सटर्नल लोन को हम देख लेते हैं कि 16.4 अरब डॉलर। अब ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। क्यों बनती है आपको ये भी पता है कि हम चाइना से 1 अरब डॉलर लेती हैं सऊदी अरब को वापस करने के लिए, ये बात आप जानती हैं। तो यहाँ हमने 2 सालों के अंदर जो रकम वापस की है ये है 16.4 अरब डॉलर। इसे दोस्तों आप इस तरह भी देख सकती हैं कि ये इतनी बड़ी अमाउंट बनती है कि अभी इस साल जो PSGP यानी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका जो बजट है ये है 650 अरब रुपया। और 650 अरब रुपया आप देख लें कि 160 रुपये का एक अगर डॉलर लगाया जाए तो आप देख लें कि यही रकम 1 अरब डॉलर 160 अरब रुपया बन जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ 650 अरब रुपये की, और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ 16 अरब डॉलर से ज़ायद की। यानी कितने डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा सकते थे एक ही साल के अंदर। जो अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा गया है या स्कीम रखी गई है 650 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, इसे कई गुना बढ़ाया जा सकता था, इसे 2 से 3 गुना बढ़ाया जा सकता था इजीली, अगर देखा जाए, अगर ये कर्जा वापस करने की बजाय अवाम के ऊपर लगाया जाता। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम है, अभी जो कर्जा लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो कर्जा वापस किया जा रहा है इसके लिए भी लिया जाता है कर्जा, ये बात आप याद रखें। तो ये सिस्टम है, अगले वाले शायद इससे भी ज़्यादा कर्जा पे कर रहे हों और वो भी कह रहे हों कि हमने इतना कर्जा पे किया। तो इस तरह ये एक सिस्टम है जो कि चलता है। अभी मैंने कल वाली वीडियो के अंदर ही गालबन या परसों वाली वीडियो के अंदर बताया कि कितना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कर्ज की सूरत में 6 माह के अंदर, और इसमें मैंने आपको बताया कि बजट सपोर्ट कितनी थी, इसके अलावा जो कर्जा वापस करना था उसके लिए पैसे कितने लिए, और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए वो कितने थे।
और दोस्तों अगर रुपए के अंदर ही इसे मैं 16.4 अरब डॉलर को कन्वर्ट कर दूं तो कम से कम ये 2600 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बनती है। और मैं फिर आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है, इसका जो टोटल बजट है ये 650 अरब रुपए है। और इसमें जो अभी तक जारी हो चुका है वो भी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया 319 अरब रुपया गालबन। तो अब देखें कि कहाँ 319 अरब रुपया अभी तक आपके ऊपर इस साल के अंदर लगाया गया और कहाँ जो 2 सालों के अंदर कर्जा वापस किया गया ये 2600 अरब रुपए से ज़ायद है। और ये सारा एक्सटर्नल लोन था। फर्ज कर लें कि अगर 1000 अरब रुपया भी बच जाता और ये आपके ऊपर लग जाता तो यहाँ तो डेवलपमेंट आप कह लें कि बहुत ऊंचाई के ऊपर चली जानी थी अभी, क्योंकि 300 अरब रुपया कहाँ 1000-2000 अरब रुपया बड़ी रकम होती है। तो इस तरह ये डेवलपमेंट सामने आ रही थी। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट की जानिब से जो काम किए गए इसके बारे में बताया गया कि पिछले साल अगर देखा जाए तो 1.7 अरब डॉलर का डेफिसिट था करंट अकाउंट के अंदर, लेकिन इस साल ये 1.6 अरब डॉलर का पहले 5 माह के दौरान जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान सरप्लस के अंदर रहा। ये इस गवर्नमेंट का एक कारनामा है जो कि गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी बता रही है। इसके अलावा दोस्तों जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान के पास, ये भी बताया गया कि 20 अरब डॉलर के लगभग या तजावुज कर चुके हैं। और इसमें 13 अरब डॉलर की रकम या डॉलर्स के अंदर जो रिजर्व है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ 16 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम 2 सालों के अंदर वापस की गई, जो कि एवरेज आपको पता है, आप देख लेंगे 7-8 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम बनती है एक साल के अंदर। तो ये रकम वापस करने के बावजूद भी जो रिजर्व है उनमें इजाफा सामने आया और पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स के रिजर्व हैं वो उनकी कंडीशन अब बेहतर हो चुकी है। इसके अलावा जो सरप्लस है वो भी रहा हमारा करंट अकाउंट के अंदर, और ट्रेड के अंदर भी कई जगह हम सरप्लस के अंदर रहे, जैसा कि इटली के साथ रहे, यूके के साथ रहे, ये कुछ चीज़ें सामने आई। तो यहाँ ये भी बात नोटेबल है और काबिल जिक्र है कि रेमिटेंसेस के अंदर बेपना इजाफा सामने आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट के अंदर भी इजाफा सामने आया था और इंपोर्ट कम हुई थी अगर देखा जाए ओवरऑल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से डॉलर्स के जो रिजर्व हैं वो भी बढ़े हैं कर्जा वापस करने के बावजूद। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि चाइना से हम अपने पैसे जो डिपॉजिट है हमारे पास उसके अंदर रखने के लिए चाइना से भी पैसे लेते ही हैं सेफ डिपॉजिट के तौर पर, लेकिन वो पिछली गवर्नमेंट भी लेती थी और उससे पीछे वाले भी लेते थे। यानी वो एक सिस्टम है जो कि ये गवर्नमेंट भी लेकर चल रही है, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ कारनामे थे जो कि पॉजिटिव थे और सामने आए थे। मैंने सोचा ये शेयर किए जाएं। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।